हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का एक नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है ना। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन अकर्स, है ना। इसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या होता है और उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। अब रेट क्या होता है ना। रेट के बारे में हम बात करें, किसी रिएक्शन के रेट के बारे में, तो हमने बोला इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना। क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम फॉर ए जनरल रिएक्शन इंटरवल ऑफ R gives P। R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैंने बोला कि हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए हमें इसका रेट लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R। R मतलब रिएक्टेंट, R मतलब रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, ठीक है। हो सकता है कभी थोड़ी कुछ रिएक्शन जल्दी हो जाती है, कुछ रिएक्शन देर से होती है। फिर हमने बोला कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बढ़े, तो हमने क्या बोला, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P। P मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है, P मीन्स प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो फिर ये आया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा है डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आई है, इसलिए साइन काय का लगा है माइनस का, ये बात ध्यान रखें। और ये साइन लगा है एक्टिव मास का, और इसके अंदर क्या है, R अपॉन डेल्टा मतलब चेंज और T मतलब टाइम इज इक्वल टू P का कंसंट्रेशन बढ़ा है, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, एक्टिव मास ये P अपॉन डेल्टा T, ठीक है, ये बढ़ा है, तो इसलिए हमारे पास काय का साइन आया प्लस का। एक्टिव मास की बात पहले भी हमारे पास हो चुकी है, प्रीवियस क्लास में भी हो चुकी है, 11th में भी आपने पढ़ा है। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट काय को करता है, कंसर्न ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट काय को करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव मास को, ठीक है। और एक्टिव मास क्या होता है ना, एक्टिव मास क्या होता है। तो अगर हम एक्टिव मास की बात करते हैं, तो एक्टिव मास जो होता है हमारे पास, उसका बोलते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज नोन एज एक्टिव मास, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया N2 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ले लें, तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, प्लस दूसरी भी नाइट्रोजन है, उसका भी कितना है 14, टोटल कितना आ गया 28 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एक्टिव मास के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो हमारे को क्या देती है भाई, उसका ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन देती है, जैसा मैंने अभी एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन के बारे में लिखा, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। जो नेगेटिव साइन लगाया था, द नेगेटिव साइन इन द रेट एक्सप्रेशन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर नेगेटिव साइन लगाए तो वो क्या होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट के अगर पॉजिटिव लगाए तो वो बढ़ता है। यूनिट क्या है रेट की, तो वो हमारे पास मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स काय के लिए गैसियस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। आगे क्या है, द एबव एक्सप्रेशन इज रेट गिव अस द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। ये हमें क्या देता है, एवरेज रेट देता है ना। मतलब अभी हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था पहले, क्या लिखा था, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R अपॉन डेल्टा T। अगर हम ये लिखते हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके आगे हम बात करेंगे काय की, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मान लीजिए आप किसी रिएक्शन का रेट एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट। इसको हम कैसे बताएंगे, तो हमने बोला इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर
time and measured a very small concentration change over a very small interval of time. ठीक है, फॉर ए जनरल रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू माइनस साइन वही रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस साइन यहाँ पर लगा है, कोई साइन लगा मतलब प्लस लगा, आप चाहें तो लगा सकते हैं, प्लस डी एक्टिव मास ऑफ टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर आपको किसी रिएक्शन का रेट निकालना है तो वो क्या इंडिकेट करेगा आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आगे देखते हैं, देखिए इसके आगे है इस जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी। इसके लिए हमें दोनों प्रकार के रेट लिखने हैं, मतलब दोनों प्रकार के रेट लिखने मतलब एक एवरेज रेट लिखना है और एक इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। तो एवरेज रेट हम कैसे लिखेंगे, -1 अपॉन ए डेल्टा मतलब चेंज डेल ए अपॉन डेल टी, यानी एक रिएक्टेंट के में चेंज अपॉन कितने समय में हुआ वो, इज इक्वल टू -1 अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। दोनों रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगा, इसका मतलब क्या है, समय के साथ उनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इन दोनों का प्लस का साइन लगा, मतलब समय के साथ इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये जो है ये कौन सा रेट है, एवरेज रेट है। हम आगे की बात करेंगे, अगर मान लीजिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, -1 अपॉन ए डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी -1 डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एक्टिव मास ऑफ डी 1 अपॉन डी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डी टी। तो ये हम इस प्रकार से हमें दोनों लिखना आना, एवरेज रिएक्शन का एवरेज रेट भी लिखना आना और इंस्टेंटेनियस रेट भी दोनों लिखना आना। देखिए आगे है रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, तो रेट लॉ की अगर हम बात करें तो हमने बोला इट इज एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड एक्सप्रेशन विच रिलेट्स रेट ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, वो क्या कहलाता है, रेट लॉ, है ना। हमने लिखा है फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। इसके लिए अगर हमें रेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर m अपॉन एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर n। आप चाहें तो इसको m को यहाँ इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m A प्लस n B गिव्स P। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। जब रेट लिखते हैं तो ये काय के अंदर आ जाते हैं, ये काय के ऊपर आ जाते हैं, पावर के ऊपर आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। तो रेट हमने लिखा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर n इनटू, कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, इनटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर n। अब रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर n एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर n। के क्या है, के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये है। अब मैंने बोला इफ एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 मोल लीटर इनवर्स, है ना, यदि हमारे पास जो है ए बराबर काय हो जाए बी के और बी बराबर काय हो जाए 1 मोल लीटर इनवर्स के, तब क्या होगा, देन रेट काय के बराबर हो जाएगा, हमारे पास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, दस रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इन द रिएक्शन इज यूनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट लॉ था। ठीक है, ये क्या था, रेट लॉ। अब आगे हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में से प्रीवियस क्लास में हमने जो देखा था वो देखा था केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट। उसमें हमने जनरल डिस्कशन किया था केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कैसे हम किसी रिएक्शन का इंस्टेंट रेट लिखते हैं, एवरेज रेट लिखते हैं, वो हमने देखा था। और रेट लॉ तक हम आपको बता चुके थे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, और पार्ट 2 में हमें क्या देखना है, पार्ट 2 में हमें देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं
है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसके बारे में लिखा इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 1, 2, 3 एंड इवन ए फ्रैक्शन. फॉर ए रिएक्शन small a capital A plus a small b capital B plus a small c capital C gives a product. Rate is equal to K active mass of A to the power m, active mass of B to the power n, active mass of C to the power n. अब m क्या है? तो m है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A. n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B. और p क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C. और अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है तो ये आप क्या करेंगे, ये m, ये n और ये p, यानी जो हमारे पास ऑर्डर है उसको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो आपको रिएक्शन का टोटल कुल ऑर्डर मिल जाएगा. इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में ये दिया है और कुल चाहिए तो m, n प्लस p कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा. एक बात तो ये कई लोगों को इस बात से भी समझ में आ जाता है, कई लोगों को नहीं समझ में आता. अगर हम ऑर्डर को सिंपलेस्ट वे में बताना चाहें कि ऑर्डर होता क्या है, तो मैंने बोला एक रिएक्शन जितने रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंडेंट होती है वो क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है ना. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक रिएक्शन जितने रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है वो क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है. सपोज करें ये एक रिएक्शन है हमारे पास जो एक रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी. ठीक है, क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी. ऐसी रिएक्शन जो दो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करेंगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास सेकंड ऑर्डर हो जाएगी. ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जो हमारे पास तीन रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करेंगी, है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, थर्ड ऑर्डर. ठीक है, ये हो जाएगा. और ऐसी रिएक्शन जो एक्टिव मास से इंडिपेंडेंट रहेंगी, है ना, जो एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी वो क्या कहलाएंगी, जीरो ऑर्डर. ठीक है, तो ये वाली बात हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए है. ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ. एक्टिव मास, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिव मास का मीनिंग बताया था. एक्टिव मास को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट या कंसर्ट ब्रैकेट के द्वारा. ठीक है, और एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, है ना, इज कॉमनली नोन एज, वो क्या कहलाता है हमारे पास, एक्टिव मास कहलाता है. तो वही बात मैंने यहाँ पर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के पिछली साल 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर था, उसके अंदर ये दिया था पूरा पार्ट, एक्टिव मास. वहीं का रिपीटिशन है कि हमारे पास ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास. और ऐसी रिएक्शन जो एक रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करती है वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है. जो दो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करती है वो सेकंड ऑर्डर. जो तीन रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करती है थर्ड ऑर्डर. जो एक्टिव मास से इंडिपेंडेंट होती है वो क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर. एक और बात, ऐसी रिएक्शन जो हमारे पास दिखती दो ऑर्डर की हो पर वो वास्तव में काय की हो, एक ऑर्डर की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. क्या कहलाती है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो ये रिएक्शन के टाइप है ना, 4-5. ठीक, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, रिएक्शन एक ऑर्डर की हो सकती है, दो की, तीन की, इससे ज़्यादा की ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती. ये काय में आएगा, क्यों नहीं होती, ये पार्ट आएगा कॉलिजन थ्योरी में, तब हम आपको ये बताएंगे. ठीक है, आगे बताते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको. देखिए आगे हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना. तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मतलब जितने भी न्यूक्लियर एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि यूरेनियम 238, है ना, हमारे पास चेंज हो जाता है काय के अंदर लेड Pb206 में, है ना. इसमें से अल्फा और बीटा पार्टिकल का माइनस होता है और ये काय में आ जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो ये सारे एग्जाम्पल, ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सारे एग्जाम्पल काय के हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर के हैं. दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड. तो SO2 Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2.
इसका एक एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर का आप ये भी लिख सकते हैं, इथाइल एसीटेट वाला, इथाइल एसीटेट प्लस H2O गिव्स C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड, वो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है क्योंकि केवल इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन में चेंज आता है, तो वो भी चल सकता है। फिर इन्होंने बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये है ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओबे द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर है यूनिट ऑफ के, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि के की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ के इज टाइम इनवर्स, क्या यूनिट है इसकी? टाइम इनवर्स। देयरफॉर चेंज इन यूनिट ऑफ के कंसंट्रेशन डज नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ के। देन फिर है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल क्या है हमारे पास? NO प्लस O3 गिव्स NO2 प्लस O2, और इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ के है लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए हुआ। फर्स्ट ऑर्डर का मैंने आपको एक एग्जांपल अभी और बताया था इथाइल एसीटेट का, वो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ, है ना। हाँ, ये यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर वाला एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, ये है, इसी के बगल में लिख देता हूँ कि CH3COO C2H5 प्लस H2O, है ना, ये क्या देता है? एसिटिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हालांकि है दो रिएक्टेंट, पर केवल किसके कंसंट्रेशन में चेंज आता है? इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन में चेंज आता है, पानी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए रहता है, तो रिएक्शन काय के ऊपर डिपेंड करती है? इसके ऊपर ना। अब हम आगे देखेंगे यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एग्जांपल थर्ड ऑर्डर का। देखिए आगे एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स NO2, है ना। तो ये थर्ड ऑर्डर का हो गया। यूनिट ऑफ के इक्वल टू लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, है ना। अब वो सवाल ये है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कैसा आता है? तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभार कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेट द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ऑल्सो द ओवरऑल ऑर्डर। तो ये आपको रिएक्शन दे के दी रही है ना, जैसे ये रिएक्शन दी है A3NO गिव्स N2O प्लस NO2, है ना, इज इक्वल टू रेट के एक्टिव मास ऑफ NO और इसके ऊपर पावर क्या है? 2, ये दिया रहेगा। अब इस स्थिति में क्या करना है? ये हमें जब भी इस प्रकार का ऑर्डर निकालने को आए तो हमें इस रिएक्शन को नहीं देखना, हमारे को इस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को ये रेट दिया, हमारे को इससे लेना देना है ना, ठीक है। तो रेट क्या दिया है? KNO और उसके ऊपर पावर 2, तो यानी ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है हमारे पास? ये हमारे पास किस ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड नंबर की। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता? ऑर्डर कितना होता? 1, और यहाँ पर 3 लिखा होता तो क्या होता? ऑर्डर कितना होता? 3। तो हमने पहले तो ये पता किया किस ऑर्डर की, तो ये इससे पता चला रेट से। ये काय से पता चलेगा ऑर्डर का? हमेशा रेट से। तो रेट में क्या लिखा है? KNO2, यानी किस ऑर्डर की? सेकंड ऑर्डर की। फिर लिखी यूनिट के की, के इक्वल टू रेट अपॉन NO स्क्वायर। ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये मोल लीटर इनवर्स, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसकी क्या आ गई हमारे पास? यूनिट आ गई। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसका पार्ट 3 पार्ट 2 तक हम डिस्कस कर चुके थे। और पार्ट 2 में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, है ना। ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया था जैसा पहले कि एक रिएक्शन कितने रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है, वो क्या कहलाता था? उसका ऑर्डर। एक रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती थी तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती थी तो सेकंड ऑर्डर, 3 रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती थी तो थर्ड ऑर्डर, और जो एक्टिव मास से इंडिपेंडेंट थी वो क्या थी? जीरो ऑर्डर। और जो दिखती 2 ऑर्डर की थी पर वास्तव में वो 1 ऑर्डर की रहती थी, उनको हमने क्या बोला था? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ना अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आगे जो है हमारा पार्ट है वो है एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। या अगर हम सिंपल वे में बात करना चाहें तो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ओनली 1 स्टेप इज कॉल्ड
एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो यही लिखा है, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, और जो जब कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आगे जो बोला है उन्होंने, वो बोला व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन गिव्स द प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आगे हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी, है ना। मॉलिक्यूलरिटी की सिंपल अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं इसके अलावा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट ड्यूरिंग ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. ठीक है, reactions are classified as unimolecular, bimolecular, trimolecular for molecularity 1, 2, 3 respectively. ठीक है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, जैसे NH4 NO2, ये एक ही मॉलिक्यूल है, अमोनियम नाइट्रेट, ये टूट करके देता है नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल ऐसे जिसे हम क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड क्या कहलाएगा, 2, ये स्प्लिट होकर हमें क्या देता है, H2 + I2, तो ये क्या कहलाएगी, बाई मॉलिक्यूलर। इसी प्रकार से मान लीजिए ये होता ट्वाइस NO + O2, है ना, ट्वाइस NO + O2, ये क्या देता हमें, ये देता ट्वाइस NO2, क्या देता, ट्वाइस NO2, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहलाती है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारे पास, ये तो रिएक्टेंट है ना, और ये हमारे पास जो पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। जैसे अमोनियम नाइट्रेट क्या कुछ एक था तो यूनिमॉलिक्यूलर, यहाँ पर 2 था तो बाई मॉलिक्यूलर, यहाँ NO के रिस्पेक्ट में कितनी मॉलिक्यूलरिटी है, 2, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितनी मॉलिक्यूलरिटी है, 1। ठीक है, तो ये वाली बात थी काय की, मॉलिक्यूलरिटी की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे इसमें जो है हमारे पास वो है इंटरमीडिएट्स, है ना, मॉलिक्यूलरिटी के बाद। तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, तो द स्पीसीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन अनदर आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। मतलब वो स्पीसीज जो हमारे पास एक स्टेप में प्रोड्यूस होती है लेकिन दूसरे स्टेप में क्या हो जाती है, कंज्यूम्ड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। फिर अगली हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन क्या है, तो ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो एक स्टेप में होती है, ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन proposed to account for the overall reaction is called mechanism of reaction. The overall rate of the reaction is controlled by the slowest step in the reaction and is the rate determining step, है ना। मान लीजिए कोई रिएक्शन है वो एक से अधिक स्टेप में हो रही है ना, जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए बोला, एक ये मैं एग्जांपल और दूंगा आपको। अभी मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये एक रिएक्शन है, A से A1 में कन्वर्ट हुई और A1 से ये कन्वर्ट हुई काय के अंदर, A2, है ना। ये स्टेप हमारे पास क्या था, फास्ट था, और ये स्टेप हमारे पास क्या था, स्लो था। तो जो स्लो स्टेप रहता है उसी से हम क्या कर सकते हैं, रेट का और रिएक्शन का रेट पता कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको आगे करते हैं, कंटिन्यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर। उसी के कंटिन्यूशन में ये है हमारे पास इसका अगला पार्ट, और उसमें देखना है हमें इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, तो द स्पीसीज विच आर प्रोड्यूस इन वन स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन अनदर, है ना। मतलब वो स्पीसीज जो एक स्टेप पर प्रोड्यूस होती है लेकिन दूसरे के अंदर वो कंज्यूम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, तो ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी जो एक स्टेप में होती थी, a series of elementary reaction proposed to account for the overall reaction is called mechanism of reaction. The overall rate of the reaction is controlled by the slowest step
in a reaction and is called the rate determining step. ठीक है, यदि कोई रिएक्शन हमारे पास एक से अधिक पार्ट में हो रही है तो उसमें जो स्टेप स्लो होगा वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, है ना। अब हमें इसको देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो हमने बोला कंसीडर द रिएक्शन ट्वाइस H2O2, ठीक है, हमारे पास कन्वर्ट होता है H2O प्लस O2 में, ठीक है। OH माइनस मतलब क्या, ये एल्कलाइन मीडियम है। तो हमने बोला ये जो रिएक्शन, अगर हम इसके लिए रेट कांस्टेंट देखेंगे तो द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी रेट बराबर माइनस डी अपॉन डी टी एक्टिव मास ऑफ H2O2 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ H2O2 और एक्टिव मास ऑफ I नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये एविडेंसेस सजेस्टेड दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप एज फॉलोज। ये वाली जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में होती है। कौन कौन से स्टेप है, तो स्टेप 1 है H2O2 प्लस I नेगेटिव, ये स्लो स्टेप है और क्या देता है H2O प्लस IO। IO हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। और सेकंड स्टेप पे क्या होता है, ये H2O2 और IO ये काय में कन्वर्ट होते हैं H2O I नेगेटिव और O2 में, तो ये क्या है, फास्ट ये स्टेप है। तो हमने क्या बताया था आपको, जो स्टेप स्लो रहता है उससे हम क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप ये वाला स्लो है, तो द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ IO विल बी डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये वाले से हमारे पास क्या होगा, इसका रेट डिटरमाइन होगा। तो ये वाली बात थी इसके लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमने बोला इन सच रिएक्शन द रेट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द रेट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट इसके ऊपर जीरो और रेट इज इक्वल टू के। इसका एग्जाम्पल क्या है, H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl। अगर हम जीरो ऑर्डर को बिल्कुल सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जो एक्टिव मास से इंडिपेंडेंट रहती है उनको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हम अपने ऑन वर्ड्स में बात करें तो हम कह सकते हैं रिएक्शन विच independent from active mass is called zero order reaction, ठीक है। ये क्या कहलाएंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बात, अब आगे हम इसको देखेंगे। आगे क्या देखना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे, तो हमने लिखा कंसीडर अ जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। R gives P, रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। एज इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हम इसके लिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमें मालूम है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या आती है, कमी आती है। तो हमने क्या लिखा, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ R और उसके ऊपर पावर लगाई जीरो। क्यों, क्योंकि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। फिर हमने इसको लिखा एक्टिव मास ऑफ डी R एक्टिव मास सॉरी माइनस डी एक्टिव मास ऑफ अपॉन डी टी अब इज इक्वल टू के, और ये हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद हम इस डी टी को इस साइड ले गए तो ये क्या हुआ, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर के डी टी। इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। अब हमने इसको क्या लिखा,
माइनस डी माइनस इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी, है ना। और ये हमें मालूम है इंटीग्रेशन डी एक्स काय के बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो ये डी आर को, इंटीग्रेशन डी आर को मैंने क्या लिख दिया आर, साइन माइनस का था वैसा का वैसा एज इट इज साइन, ठीक है। के डी टी को, के कॉन्स्टेंट था बाहर, इंटीग्रेशन डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या है टी, ठीक है। तो ये क्या आया माइनस आर के एज इट इज डी टी का टी प्लस सी, सी क्या इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को मैंने नाम क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1। और अब मैंने इसमें कंडीशन क्या डाली कि t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या है माइनस आर, और ये यहाँ पर ये 0 लिखा था, 0 ऑर्डर के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, इज इक्वल टू ये ऐसा का ऐसा t की वैल्यू 0 रखी प्लस सी, ये वाला टर्म्स पूरा क्या हो गया k टू 0, ये खत्म हो गया। c की वैल्यू, c बराबर काय के मिला मेरे को माइनस आर, और ये नीचे 0 इसके लिए मिला, यानी ये c की वैल्यू मिल गई। इस c की वैल्यू को मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ पर लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या लिखा मिला भाई माइनस आर एज इट इज, ये रहा के टी, ये रहा के टी, और c की वैल्यू ये की थी माइनस आर 0। तो ये देखिए मैंने माइनस आर 0 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या किया, के टी अपनी जगह रहे, ठीक है। ये आर 0 इस साइड आया तो कायम के आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये आर 0 प्लस में तो ऐसा कैसे, ये माइनस में तो ऐसा कैसे, इज इक्वल टू के टी। इसको मैंने क्या लिखा, t इज इक्वल टू 1 अपॉन के एक्टिव मास ऑफ आर 0 माइनस आर, ये क्या मिली मेरे को इक्वेशन नंबर 3। और आगे ये मिला के क्या निकाल सकते हैं, के बराबर क्या लिख सकते हैं, टी यहाँ पर आ जाएगा के की जगह, तो के बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी आर नॉट माइनस आर, और तो ये 0 ऑर्डर के लिए मेरे को जो है क्या मिला भाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इतना हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, है ना। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जिसमें कोई सब्सटेंस कितने समय में अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा हो जाता है, वो क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। तो इन्होंने बोला हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, इट इज द टाइम in which the concentration of a reactant is reduced to half of its original value, है ना। मतलब अपने ओरिजिनल अमाउंट का क्या हो जाता है, वो आधा हो जाता है। अब आगे है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ मतलब हमने क्या बताया, अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा हो जाता है। व्हेन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ आर नॉट डिवाइड बाय 2, ये 0 ऑर्डर के लिए। अब t क्या है, t की जगह क्या ले लेंगे, t हाफ वो अमाउंट जिसमें अपने ओरिजिनल अमाउंट का क्या होगा, आधा होगा। फिर हमने बोला भाई इस वैल्यू को हम रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी, है ना, ये वाली t वाली, t इज इक्वल टू 1 अपॉन के r0 माइनस r0 अपॉन 2, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड है इसलिए हमने क्या ले लिया भाई, t हाफ लिया। इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन के इज इक्वल टू 2 r0 माइनस r0 अपॉन 2, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन के r0 अपॉन 2, और t हाफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r0 अपॉन 2 के, एंड t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय के एक्टिव मास ऑफ r नॉट के। तो ये यहाँ तक का था हमारे पास क्या, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक।